गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हमारे चैप्टर 17 तक सब कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस कंटेन वाटर। अब हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि हमारी अर्थ सरफेस पर पूरे ग्लोब जो हमारा अर्थ है उसकी सरफेस पर 3/4 तो पानी है, रिमेनिंग लैंड है। येट वी फेस वाटर शॉर्टेज। फिर भी इतना पानी होने के बाद भी हमें हमेशा पानी की शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी। वन रीज़न फॉर दिस इज़ द मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। और सबसे बड़ा और सबसे पहला जो रीज़न है कि हम ये वाटर शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है हमें, वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी का मिसमैनेजमेंट। यानी कि हमें कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, इसका मिसमैनेजमेंट। अक्सर हम हमारे घरों पर क्या करते हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो हमारा टैप जो है वो पूरे टाइम ऑन रहता है, पूरा पानी बहता रहता है, तो ये एक मिसमैनेजमेंट है। इसके अलावा भी हम कई एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाते हैं, कभी गाँव में, हमारे फार्म्स में, तो वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है, बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होते हैं, उसमें कंटिन्यूसली पानी निकलता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो इस वजह से काफ़ी सारा पानी जो हमारे काम में आ सकता है उसे हम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमें कभी कभी क्या होती है, वाटर शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है। वाटर विच वॉज इनएग्जॉस्टिबल टिल ए फ्यू डिकेड्स एगो इज ए स्कार्स रिसोर्स नाउ। स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ, और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जिसे हम पूर्णतः यानी कम्प्लीटली ख़त्म ना कर सकें। तो एक ज़माने में तो वाटर इतना अमाउंट में, इतनी क्वांटिटी में था कि हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे जितना वो प्रेजेंट था अर्थ पर। 3/4 का वो परसेंट जो हमारे लिए पीने में, हमारे यूजेस में अवेलेबल है, जो ह्यूमन बींग्स इस पानी को यूज़ करते हैं, उस पानी की बात हो रही है, ना कि पूरे ओशियन और सी वाटर की। जितना पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए फ़िट है, हमारे ड्रिंकिंग के लिए और हमारे जितने भी डिफरेंट पर्पज़ हैं जिनके काम हम पानी को लेते हैं, जिन कामों को करने के लिए, तो उन कामों को नज़र रखते हुए ये एक इनएग्जॉस्टिबल था, यानी तब भी इसका पूर्णतः हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते थे, इतनी अमाउंट में ही था। लेकिन अभी एक स्कार्स रिसोर्स हो गया है, यानी दुर्लभ हो चुका है बहुत। इसकी डे बाय डे जो इसका अमाउंट है, ग्राउंड वाटर लेवल है, या जो भी आपकी सीज, पॉन्ड्स, लेक्स हैं, मीठे पानी के पॉन्ड्स और लेक्स, ये सब ड्राई अप होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। There is not only a great demand on water due to increasing population, many of our activities are also making the available water unfit for use. अब देखिए, ना ही सिर्फ एक बड़ी डिमांड, ये आबादी बढ़ रही है डे बाई डे। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉलोइंग चाइना। चाइना के बाद इंडिया है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड की। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ईच पर्सन को पानी चाहिए पीने के लिए, और अपने सारी जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने के लिए उसे पानी की ज़रूरत है। तो इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये इसका स्कार्स होना, यानी इस पानी की कमी होना, या इसका किसी दुर्लभ कैटेगरी में आना, सिर्फ इस वजह से नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, बल्कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ जो हैं, इसे बर्बाद करना, पानी को बिला वजह, विदाउट एनी यूज़ इसको वेस्ट करना, ये भी इसकी कमी को बढ़ा रहा है। द वाटर डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। अब वो पानी जो हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है, डर्टी हो जाता है, उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। कैसे होता है हम भी जानते हैं। फैक्ट्रीज़ अपने जो भी केमिकल्स हैं, वो कोई नियर बाय पॉन्ड पड़ रहा है उसका, अगर सी नहीं है आसपास, लैंडलॉक कंट्रीज़ हुई या ऐसी स्टेट्स में जहाँ फैक्ट्री का हमने सेटअप करा, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करा, जहाँ आसपास सी नहीं है जिसमें वो छोड़ सके, तो वो अपने गंदा जो भी उसका केमिकल सब्सटेंस है वो नदियों में, नालों में बहा देती है, जिसकी वजह से पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। और उसके अलावा भी हम जो छोटे सिटीज़ में या बड़े सिटीज़ में होते हैं और हमारे आसपास कोई वाटर रिजर्वियर है, तो हम लोग भी यही करते हैं, गंदा कचरा ले जाके उसमें फेंक देते हैं और वो पानी गंदा हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेस्ट वाटर, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। अब हम इस चैप्टर में वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे पैदा हो रहा है, बन रहा है, ये कैसे वेस्ट वाटर कैसे क्रिएट हो रहा है, और इसे हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये भी। सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज इन आवर डेली लाइफ। द वाटर जनरेटेड आफ्टर यूज इज कॉल्ड वेस्ट वाटर।
देखिए, हमें पानी की ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में अलग अलग पर्पसेस के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। आप माना हम लोग फ्रेश वाटर पीते हैं, लेकिन हम गंदे पानी से कपड़े तो नहीं धो सकते। कपड़े धोने के लिए भी हमें साफ़ पानी चाहिए, पोछा लगाने के लिए साफ़ पानी चाहिए। तो सारी हमारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्लीन वाटर की ज़रूरत है। द वाटर जनरेटेड आफ्टर यूज़। अब यहाँ एक और डेफिनेशन आई है वेस्ट वाटर की। ऊपर दूसरी थी कि जो पानी हम ह्यूमंस की वजह से गंदा हो जाता है उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। और यहाँ इस पैराग्राफ में ये नई डेफिनेशन आई है कि जितना भी वाटर जनरेट होता है हमारे इस्तेमाल के बाद, फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन से आपके टॉयलेट सीवेजेस हैं, किचन के अंदर सिंक्स लगे होते हैं, तो ये सारा पानी निकल के नाली के अंदर कलेक्ट हो जाता है। हम जो भी यूज़ करते हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, ब्रश करने में, मुँह हाथ धोने में, ठीक है, तो ये सब हम क्लीन वाटर यूज़ कर रहे हैं और वो हम ह्यूमंस के कॉन्टैक्ट में आन के डर्टी हो गया, ठीक है, तो हमारे इस्तेमाल में आन के तो हम उसको क्या कहेंगे, वेस्ट वाटर। फॉलोइंग आर सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर वेस्ट वाटर इज जनरेटेड। अब कुछ सोर्सेज पढ़ते हैं कि कैसे जनरेट हो रहा है ये पानी गंदा। फर्स्ट, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम होम्स, अवर होम्स इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। अब जितना भी हमारे घरों में ये गंदा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो साफ़ पानी को, फिर वो हमारे इस्तेमाल के बाद जो पानी निकल रहा है उसे हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहेंगे, ठीक है। घरों में जितना भी पानी ये वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स फॉर एक्टिविटीज़ सच एज वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड फॉर डिस्पोजिंग वेस्टेज। अब देखिए, हम इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। हमें हमारे बर्तन धोने, कपड़े धोने, खाना बनाना है, क्लीनिंग करना है, नहाना है, और फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट। और कुछ लोग क्या करते हैं, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। एज सच वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज कंटेन सोप एंड डिटर्जेंट्स, फूड वेस्टेज, ह्यूमन फीकल्स, प्लास्टिक्स, पेपर, मेटल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। अब क्या हुआ कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ, निकला हमारे घरों से, वो क्या क्या उस पानी में होता है, सॉप्स कंटेमिनेटेड होता है, उसमें डिटर्जेंट होते हैं, खाने के वेस्ट होते हैं, ह्यूमन फीकल्स, जो भी सीवेज से आपका पानी निकल रहा है आपके सेफ्टी टैंक से, प्लास्टिक, पेपर, मेटल ऑब्जेक्ट, ये सब उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रीज़। Different industries use water for different purposes related to the products they manufacture. अब देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो पानी का इस्तेमाल करती हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, और वो किस पर रिलेट करती हैं, जो भी वो प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बना रही हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी, सपोज़ करो कार बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उसको धोने के लिए उसके पार्ट्स को, तो हम लोगों ने अक्सर देखा है जब भी ये क्लीनिंग वाले जो होते हैं, गैराज कार वॉशिंग वाले, कितनी स्पीड में पानी निकलता है और कितना सारा पानी वेस्ट होता है उन कार को धुलने के लिए। तो ऐसा इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ में भी यही होता है। दे यूज़ वाटर एज ए सॉल्वेंट। किसी चीज़ को, कोई इनके पास कोई चीज़ है, कोई केमिकल है, तो उसको पतला करने के लिए, उसमें उसको बढ़ाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट, ये वर्ड है सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने आपके प्रीवियस चैप्टर में इसे पढ़ा हो। सॉल्वेंट, जिस भी चीज़ में हम कोई चीज़ घोल रहे हैं, तो घुलने वाली चीज़ तो सॉल्यूट कहलाएगी और घोलने वाली चीज़ सॉल्वेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू तो सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट। फॉर डाइल्यूशन, पतला करने के लिए। फॉर क्लीनिंग, फॉर मिक्सिंग विथ केमिकल्स, साफ सफाई के लिए और केमिकल्स में मिलाने के लिए, एक्सेट्रा। एज सच इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज पेंट्स, एश, हैवी मेटल्स, ग्रीस, ऑयल्स एंड इवन टॉक्सिक केमिकल्स। अब देखिए, ऐसे क्या हुआ फिर, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर रिलीज़ हुआ, उसमें डोमेस्टिक के कंपैरिजन में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, सच एज पेंट्स, ठीक है, कुछ रंग वगैरह मिल जाए, अगर कोई पेंट बनाने वाली इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, तो एशेस, राख, हैवी मेटल्स, भारी जो मेटल्स होते हैं, अगर वो काम में लिए जा रहे हैं उस इंडस्ट्रीज़ में, तो वो मिक्सअप हो जाएंगे, ग्रीस, ऑयल्स एंड इवन टॉक्सिक केमिकल्स। वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जो डोमेस्टिक से निकलता है वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रीज से निकलेगा वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। अब देखिए, खेती बाड़ी, ये जो इलाके होते हैं, यहाँ तो इरिगेशन, सिंचाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है पानी, फसलों की सिंचाई के लिए। However, chemicals such as insecticides, fertilizers and pesticides that are sprayed in fields get mixed with the irrigation water. अब देखिए, जो भी हम केमिकल्स एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं, फार्मर्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं,
फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स आप जानते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्ट वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो ये सब केमिकल्स कंपाउंड हैं। दे आर स्प्रेड इन फील्ड्स, जिन्हें हम लोग, जो हमारी फील्ड्स होती हैं एग्रीकल्चरल लैंड में जो फील्ड्स होती हैं जहाँ हम कोई फसल उगा रहे हैं वहाँ स्प्रे कर देते हैं। गेट मिक्सड विद द इरीगेशन वाटर, अब वहाँ पर देखिए सिंचाई का पानी भी निकल रहा है, इरीगेशन वाटर आपने देखे होंगे ट्यूबवेल्स बड़े बड़े, तो वो उसमें ये स्प्रे जो हम कर रहे हैं केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। When this water flows into water bodies, it contaminates the water bodies, causing harm to aquatic life। अब देखिए हमने पेस्टिसाइड्स क्या हुआ, बाय मिस्टेक उस इरिगेशन वाटर में मिल गए। अब इरिगेशन वाटर है, ट्यूबवेल से निकल रहा है, तो नॉर्मली वो नियर बाय अगर कोई वेल हुआ या कोई लेक या पॉन्ड हुई वहाँ मिक्सअप करेगा, नहीं भी होगा तो बड़े बड़े सिंचाई के गड्ढे खोदे जाते हैं, नाले छोटी छोटी कैनल्स बना दी जाती हैं ताकि वो पूरे ऑल ओवर द फील्ड जहाँ पर भी क्रॉप हम लोग उगा रहे हैं वहाँ अच्छे से स्प्रेड आउट हो सके वो पानी, तो वो ऐसे बहने लगेगा कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र मिक्स हैं। अब ये क्या करेगा, वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करेगा और उस वाटर बॉडी में जितनी भी एक्वेटिक लाइफ हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और फिशेज़ वगैरह जो भी हैं, उनको हार्म करेगा, अफेक्ट करेगा। It also causes overgrowth of certain aquatic plants such as algae that float on the water and use up all the nutrients present in the water। अब देखिए ये क्या करता है, फर्टिलाइजर्स और ये जितने भी केमिकल्स हैं, ये इससे जो कंटेमिनेटेड वाटर जब वो एक्वेटिक किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वहाँ जो भी छोटे मोटे एक्वेटिक प्लांट्स सच एज एल्गा, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी वो ओवर ग्रोथ कर देता है। यहाँ एल्गा का एग्जाम्पल आया है, एल्गा में ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। आपने देखा होगा कई ऐसी वाटर बॉडीज़ में, अक्सर हमारे इधर बड़े बड़े तालाब होते हैं जो गंदे हो जाते हैं, तो बहुत सारी हमें हरी हरी एक परत नज़र आती है उसके, नॉर्मली उसके किनारों की तरफ, जो उसके तट होता है उसका, जहाँ पे अपन खड़े हो सकते हैं और पास में पानी हो, तो उसके तटीय एरिया में सबसे ज़्यादा हमें ग्रीन एक लेयर नज़र आती है कोस्टल एरिया में उस वाटर बॉडी की, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो फ्लोट करने लगता है, फ्लोट करके किनारे पे आ जाता है और वहाँ किनारे पे आता रहता है, फिर ऊपर उसकी ग्रोथ होती है नीचे, फिर वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, फिर किनारों पे बह के आ जाता है, तो एक चादर की तरह हरा हरा एक चादर हमें नज़र आने लगती है। और ये क्या करती है, एल्गा जितने भी पानी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, सबको यूज़ कर लेगी, क्योंकि एल्गा भी एक प्लांट उसमें आता है, उसको अपनी कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो वो सारा पानी का न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेती है, लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज़। अब एल्गा का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन यूज़ करेगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सब यूज़ करते हैं, तो उस वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इट ऑल्सो प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर एक्वेटिक प्लांट्स। अब देखिए सनलाइट भी सबके लिए ज़रूरी है, चाहे से वो प्लांट्स में रहे या हिल एरिया में कोई प्लांट हो या पानी में कोई प्लांट हो गए, तो ऊपर एक एल्गा की मोटी परत जम जाएगी, तो क्या होगा, सनलाइट जो अंदर की तरफ जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इज सच प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर डाई। अब उस पानी में जितने भी और दूसरे प्लांट्स होंगे वो सब मर जाएंगे, ना उन्हें ऑक्सीजन मिल पाएगी ना उन्हें सनलाइट मिल पाएगी, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। एन increase in nutrients such as nitrogen and phosphorus in water bodies that results in an excessive growth or blooms of algae is called eutrophication। अब देखिए किसी वाटर बॉडी के अंदर जब नाइट्रोजन फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ जाए और उसकी वजह से किसी एल्गा में ग्रोथ हो, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, ओवर ग्रोथ हो जाए, जिसे हम ब्लूम भी कहते हैं, ब्लूम्स ऑफ एल्गा, यानी एल्गा एकदम ब्लूम अप हो जाए। ब्लूम का मतलब होता है उसकी ग्रोथ होना, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, ठीक है, फैल जाना, तो वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है। एक बार और बताती हूँ, एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यहाँ दो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इनका किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाना और इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एल्गा को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं, ये मिलने लगते हैं, तो उसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है इन दोनों एलिमेंट्स के प्रेजेंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन, किसी एल्गा में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना। क्यों, एज एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन ए वाटर बॉडी, यूट्रोफिकेशन कहते हैं हम उसे, पूरे प्रोसेस को। हॉस्पिटल्स, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स में कंटेन वेस्टेज सिमिलर टू डोमेस्टिक वेस्टेज। अब देखिए डोमेस्टिक वेस्टेज के सिमिलर ही होते हैं हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट वाटर।
इट में ऑल्सो कंटेन डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। अब इसके अंदर लेकिन एक चीज़ हो सकती है, ऐसी जर्म्स हो सकते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग हो, जिसकी वजह से क्या हो, अगर वो वाटर बॉडी में एंटर हो जाए, हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट वाटर, तो उसके अंदर जो जर्म्स भी होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जर्म्स तो होने ही होने हैं, वहाँ पे लोग सब यूज़ करते हैं उस वाटर को। समटाइम्स इवन रेडियो एक्टिव वेस्टेज। अब लेबॉरेटरीज भी होती हैं हॉस्पिटल्स में, यहाँ जहाँ कुछ हम लोग ECG वगैरह करते हैं, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं वहाँ लेबॉरेटरीज़ में, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी उस वेस्ट वाटर में हो सकते हैं। वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड सीवेज। अब व्हाट इज सीवेज? अलग अलग सोर्सेज से वेस्ट वाटर का निकलना ही कलेक्टिवली सीवेज कहलाता है। इट कंटेन्स डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ इनमें घुली हुई, और सस्पेंडेड, और उसके अंदर अलग से नज़र आ जाए सस्पेंडेड चीज़ें तो, लेकिन डिजॉल्व इजीली नज़र नहीं आती। सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज इनटू रिवर्स। अब देखिए, इस सीवेज वाटर को इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। अब जो सीवेज है, जितने भी वेस्ट वाटर निकला अलग अलग सोर्सेज से और जहाँ इनके मिला, उसे हमने सीवेज कहा। अब इसे हमें किसी वाटर बॉडी में जाने से पहले, इसको हमें रिलीज़ करने से पहले ज़रूरी है कि इसको सही से ट्रीट किया जाए, इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटेड और अनट्रीटेड दैट इज़ डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एफ्लुएंट। अब देखिए, ये जो वेस्ट वाटर हमने अभी तक पढ़ा, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटल से निकला पानी, गंदा पानी वेस्ट वाटर कहलाया, और ये सब मिलके आन के जहाँ पे मिला वो उसे हमने सीवेज कहा। तो अब वेस्ट वाटर या सीवेज, इन दोनों में से कोई भी, भले से वो ट्रीटेड हो, यानी हमने बड़े बड़े पावर प्लांट में जाके उसको या तो प्योर कर दिया हो, साफ़ उसमें से गंदगी को निकाल दिया हो, या अनट्रीटेड हो, यानी वो वैसा का वैसा ही हो जैसा निकला इन जगहों से, दैट इज़ डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। अब वो कैसा भी हो, ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड हो, जब वो वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जाएगा तो हम उसे एफ्लुएंट बोलेंगे। ये टर्म आया है एफ्लुएंट, और ये किसे बोला जाता है? जो भी वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, जो वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है, तो उस डलने वाले पानी को हमने एक वर्ड दिया है एफ्लुएंट। सीवेज सिस्टम। The wastewater from different sources passes through a network of pipe, drains and manholes. This system of pipelines used to carry sewage is called the sewage system. अब देखिए, अब जितना भी गंदा पानी हमने जनरेट करा हॉस्पिटल्स में, डोमेस्टिक हमारी घरों पर, वो सब क्या करते हैं, हमने एक सीवर सिस्टम बनाया है, यहाँ पे आया नाम इसका। अब ये है क्या सीवर सिस्टम? तो बहुत सारे हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ड्रेन्स और मैन होल्स, बड़े बड़े हॉल्स हमने खोद लिए गए हैं अंडरग्राउंड सिटीज़ के नीचे, ठीक है। और अब वो जो नेटवर्क बना पूरा, दिस सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस यूज्ड टू कैरी सीवेज, और इन पाइपलाइंस में क्या होता है, सीवेज वाटर एंटर करता है, फ्लो करता है, तो उसको हम पूरा सीवेज सिस्टम कहते हैं। आप देखिए, यहाँ डायग्राम आया है सारे घरों से, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटे घर, कुछ बड़ा, इसके अंदर से अंडरग्राउंड जा रहा है पानी, सारा वेस्ट वाटर। अब ये भी आपस में इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है पाइप्स का, तो यही पूरा कलेक्टिवली सीवेज सिस्टम कहलाएगा। सीवेज फ्लोज आउट फ्रॉम द हाउसेस थ्रू ड्रेन पाइप्स एंड फाइनली गेट्स कलेक्टेड इन मेन सीवियर ऑफ द सिटी। अब देखिए, घरों से सारा पानी निकलता है, गंदा पानी, सीवेज, ठीक है, थ्रू ड्रेन पाइप्स लगे होते हैं हमारे घरों में, एंड फाइनली गेट्स कलेक्टेड इन मेन सीवियर। अब एक मेन सीवियर है एक बड़ा सा, वहाँ ये सब कलेक्ट हो जाता है ऑफ द सिटी, किसी सिटी का। द ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम होम्स टू द मेन सीवियर हैज़ ए स्लाइड डाउनवर्ड स्लोप फॉर ईजी मूवमेंट ऑफ सीवेज। अब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम, हमारे घर में जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जितना भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं किचन के अंदर, बाथरूम में, टॉयलेट्स में या वॉश बेसिन्स में, वो जितना भी पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब पाइप्स से ड्रेन होता होता मेन सीवियर तक आता है। तो ये थोड़ा स्लाइटली डाउनवर्ड स्लोप में बना होता है, ठीक है ना, थोड़ा इसको स्लोप में बनाते हैं इस ड्रेनेज सिस्टम को, ताकि जो गंदा पानी है वो ईजिली मूव कर सके। द सीवियर पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड, ये सब अंडरग्राउंड लगाए जाते हैं सारे सीवर के पाइप्स। द डायमीटर ऑफ द पाइपलाइंस इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, और इन पाइपलाइंस का जो डायमीटर है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है। फॉर फिक्सिंग ए लीक और ब्लॉकेज इन एनी ऑफ दिस पाइप्स मैनहोल आर कंस्ट्रक्टेड एट रेगुलर डिस्टेंसेस। अब देखिए, हमें ये जो
अगर कोई मान लो हम लोग जानते हैं सीवेज के पाइप्स में कई बार लीकेज हो जाता है, गंदा पानी आने लगता है हमारे टैप वाटर में, तो इसकी फिक्सिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैन होल है हम उसको रेगुलर डिस्टेंस पे बनाते हैं। व्हाट इज़ मैन होल? ए मैन होल इज़ ए होल यूजुअली विद ए कवर थ्रू विच ए पर्सन में एंटर ए सीवियर और ड्रेन टू फिक्स द फॉल्टी पाइप्स। अब देखिए मैन होल क्या होता है, एक कवर होता है, एक हॉल होता है जो कि कवर अप होता है, उस कवर को हटा के, उस ढक्कन को हटा के हम नीचे की तरफ उतर सकते हैं और जो पूरा हमारा सीवियर सिस्टम है उसको हम एग्जामाइन कर सकते हैं और जितने भी पाइप्स के अंदर फॉल्ट पाइप्स से ख़राब हो गए उनको हम ठीक कर सकते हैं। द सीवियर सिस्टम कैरीज वेस्टेज अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेयर वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। अब सीवियर सिस्टम में क्या होता है, वेस्टेज होता है, ये वेस्ट कैरी करता है, गंदगी को कैरी करता है फ्रॉम देयर सोर्सेज, जहाँ से भी ये निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, हॉस्पिटल से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, तो वहाँ से सीवियर सिस्टम वेस्टेज को कैरी करता है टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तक, प्लांट वेयर वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड, जहाँ वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करते हैं, उसके अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस मिक्सअप है तो उसको हम वो कर देंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम, ये स्क्रीनिंग का है, कितना सारा वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे, और वो भी बड़े, उसमें बड़े साइज़ के हैं। देखिए वेजिटेबल्स भी हैं, प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, बॉटल्स हैं, सब हैं। तो सीवियर प्लांट्स में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ इसे प्यूरीफाई एक्चुअली इसे हटा, इन सब जो भी गंदगी है इसके अंदर उसे रिमूव किया जाती है इसके अंदर से। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है। ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अ फैसिलिटी दैट ट्रीट्स वेस्ट वाटर मेकिंग इट कंसिडरेबली cleaner and safer to be released into water bodies. It is also known as sewage treatment plants। अब देखिए ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं इसके अंदर जो भी गंदा पानी हमारे घरों से या दूसरी जगहों से निकल रहा है उसे इतना क्लीन तो कर ही देते हैं कि वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाए, और जितनी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर लाइफ ग्रोथ कर रही है बढ़ है उस वाटर बॉडी की, वो इस गंदे पानी से इफ़ेक्ट ना हो। ये इतना प्यूरीफाई नहीं हो पाता कि हम इसे पी लें या दोबारा रीयूज़ कर लें, नहीं, लेकिन इतना तो हो सकता है कि अगर ये किसी वाटर बॉडी में एंटर करे तो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को ये कोई हार्म ना पहुँचाए, और इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बोल सकते हैं, कहा जाता है इसे। 3 बेसिक प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। 3 बेसिक प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। पहला है स्क्रीनिंग। द इनकमिंग वेस्ट वाटर और सीवेज इज पास थ्रू स्क्रीन्स कंसिस्टिंग ऑफ अपराइट बार्स स्पेस्ड 1 of 3 inches पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 2 बार्स नज़र आ रहे हैं, अपराइट यानी ऊपर की तरफ सीधे, थोड़ा 2-3 इंच की दूरी पर हैं इन दोनों। अभी ये जो स्क्रीन्स दिख रही हैं आपको, ये चैनल जो है इसमें पास किया जाता है गंदा पानी, सीवेज वाटर। दीज बार्स रिमूव लार्ज पीसेज ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज क्लॉथ पीसेज, स्टिक्स, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बैग्स, मेटल कैंस, बॉटल, प्लास्टिक कप एक्सेट्रा। अब जो भी सॉलिड वेस्टेज है पानी के अंदर, जो बड़े बड़े लार्ज पीसेज हैं वेस्ट के, ठीक है, उनको ये स्क्रीनिंग के पर्पज़ से रिमूव कर दिया जाता है। पानी तो नीचे की तरफ चला जाता है और ये सब इसमें आन के सॉलिड वेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। द सीवेज नाउ इज सेकेंड पंपिंग। द सीवेज नाउ इज पम्प्ड थ्रू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक कॉल्ड द ग्रिट चैम्बर। अब देखिए फिर ये जो पानी है स्क्रीनिंग से होते हुए सारा सॉलिड वेस्ट हट गया, मोटा मोटा जितना भी था, बड़े पार्टिकल्स, कोई सब्ज़ी का पीसेज हों बड़े बड़े, या पिन हो, या बॉटल हो, या मेटल कैंस हो, या कपड़े हों, तो ये सब तो रिमूव हो गया। अब वो जो बाकी का पानी जो साफ़ हुआ इन लार्ज पीसेस वेस्ट के लार्ज पीसेस से, वो ग्रिट के अंदर क्या है, सैंड रिमूवल टैंक। सैंड रिमूवल टैंक है जिसे हम ग्रिट चैम्बर कहते हैं, वहाँ पंप किया जाता है, भेजा जाता है। द फ्लो ऑफ द वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड एंड एज ए रिजल्ट हैवियर सॉलिड सच एज सैंड, ग्रिट, पेबल्स एक्सेट्रा सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। अब देखिए जो तेज़ बहता हुआ पानी होता है वो तो काफ़ी सारी चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जा सकता है, छोटे छोटे पत्थरों को भी, मिट्टी, कंकड़, इन सबको। तो यहाँ इन ग्रिट चैम्बर में इसकी स्पीड को स्लो कर दिया जाता है ताकि ये जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पत्थर हैं, मिट्टी हैं, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएं। आप देखिए हम अगर ग्लास में भी अगर हम हमारे हाथ से कितनी ही बारीक से बारीक मिट्टी भी डालेंगे तो मिट्टी पानी से ज़्यादा भारी होती है तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। इवन चौक भी, हमने देखा है ये चीज़ भी, चौक। तो ऐसे ही क्या करते हैं इस पंपिंग के अंदर, ये जितनी भी ये होता है सैंड, पेबल्स वगैरह, ये सब नीचे टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं।
Now sedimentation, the sewage or wastewater finally enters primary settling tanks called sedimentation tank for few hours. अब देखिए sedimentation tank में जाएगा फिर pumping के बाद, इसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी कहते हैं, और कुछ घंटे के लिए द फ्लो ऑफ द वाटर इज़ फर्दर स्लोड डाउन अलाउिंग हैवियर सॉलिड टू स्लज such as fecals to settle at the bottom of the tank, and the lighter waste or scum such as soaps, oils and plastics, grease and small plastic material floats which is skimmed from the top of the tank surface. अब देखिए इन सेडिमेंटेशन टैंक या प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स में जब ये पानी जाएगा पंपिंग के बाद तो और ज़्यादा इसकी स्पीड में स्लो कर दिया जाता है, स्लो डाउन हो जाती है इसकी स्पीड पानी की, उसका फ्लो। और इससे क्या होगा, और भी जो हैवियर सॉलिड्स हैं या स्लज हैं, क्या होता है स्लज फीकिस ह्यूमन एक्सक्रिएशन, ठीक है, आपके टॉयलेट्स वगैरह से जो आपका एक्सक्रिएशन जा रहा है वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं टैंक्स में, टैंक्स के बॉटम में। और जो लाइटर वेस्ट है, जो हल्का वेस्ट है और स्कम सच एज सोप्स, ऑयल, प्लास्टिक, ग्रीस, ये हल्की चीज़ें हैं फीकिस के कंपैरिजन में। आपके सोप के झाग हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऑयल पार्टिकल्स हुए तो वो भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे, प्लास्टिक ग्रीस हुआ तो वो भी ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा, विच इज़ स्किम्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक सर्फेस। अब देखिए स्किम्ड का क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा ना, दाल को अपन कभी नोटिस किया है, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं अपन चूल्हे पर, तो कुछ वाइट सा दाल जब उबलती है तो ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है ना, क्लाउडी, तो उसको स्किम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो भी स्किम्ड होगा ये ऊपर टैंक के सरफेस पर आ जाएगा। द मटीरियल दैट सेटल्स एट द बॉटम इन सेडिमेंटेशन टैंक ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेस कॉल्ड स्लज। अब देखिए हमने ऊपर देखा कि जो हैवियर सॉलिड्स हैं लाइक ह्यूमन एक्सक्रिएशन, जिसे हम फीकस कहते हैं, ठीक है, हमारी टॉयलेट से जो निकलता है, तो वो सारा हैवी जो क्या कहा था, हैवी वेस्ट, ये जो बॉटम में सेडिमेंटेशन प्रोसेस में बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो रहा था टैंक की बॉटम में, इस चीज़ को हम कहेंगे स्लज। क्या है स्लज? सेडिमेंटेशन टैंक्स के अंदर या प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स के अंदर जितना भी हैवियर मटेरियल सॉलिड ह्यूमन एक्सक्रिएशन जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हुआ उसे हम स्लज कहेंगे। एंड द मटेरियल दैट राइजेस टू द टॉप इन सेडिमेंटेशन टैंक ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेस इज कॉल्ड स्कम। अब स्कम मैंने बताया था आपको, क्या सोप्स, ऑयल, प्लास्टिक, ये सब जितना भी फ्लोट करके ऊपर आ गया सरफेस पर, ये स्कम कहलाएगा। द वाटर दैट कम्स आउट ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी प्रोसेस इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब देखिए ये दोनों प्रोसेस हुआ, स्लज हुआ, स्कम हुआ, ठीक है, जितना भी और भी इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स में, क्योंकि स्लज जो नीचे बैठा उसे भी उस पानी में से रिमूव करना है और स्कम जो ऊपर की तरफ उठा उसे भी हटाना है सरफेस पे से। तो इन सब पूरे प्रोसेस को होने के बाद स्लज को हमने रिमूव कर दिया, जो भी हैवी सॉलिड्स थे जो नीचे की तरफ आन के बैठ गए थे, सेटल डाउन हो गए थे, उसे भी हमने सेटल डाउन होने के बाद रिमूव कर दिया। जो स्कम्स ऊपर की तरफ आए, क्लाउडी झाग जो थे हमारे, और क्लाउडी जो भी स्कम था वो ऊपर की तरफ आया, उसे भी हमने रिमूव कर दिया अच्छी तरह। तो ये जो क्लैरिफाइड वाटर निकला, ये जो पानी निकला सेडिमेंटेशन टैंक से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, ये पूरा प्राइमरी प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद उसे हमने क्लैरिफाइड वाटर कहा, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, क्लैरिफाइड वाटर। सेकेंडरी प्रोसेस, अब तो हमने ये प्राइमरी प्रोसेस तो पढ़ लिया जिसमें हमने 3 सब प्रोसेस पढ़े, फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, पंपिंग एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब ये क्लैरिफाइड वाटर जाएगा सेकेंडरी प्रोसेस के लिए। अब व्हाट इज सेकेंडरी प्रोसेस, लेट्स लर्न अबाउट दैट। दिस प्रोसेस रिमूव्स मोर ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट स्टिल रिमेन इन क्लैरिफाइड वाटर और सीवेज आफ्टर प्राइमरी प्रोसेस। अब देखिए ऐसे कोई सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कि प्राइमरी प्रोसेस के बाद भी उस पानी में क्लैरिफाइड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो उन सबको रिमूव करने के लिए सेकेंडरी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अभी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उस सीवेज के अंदर, वो सब बैक्टीरिया की हेल्प से ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है उन ऑर्गेनिक मैटर को, क्योंकि बैक्टीरिया खाता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर तो हमारे प्लांट्स अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया की हेल्प से उनका हम ब्रेक डाउन करवा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ब्रेक डाउन हुआ,
बैक्टीरिया ने किया, यानी अपने न्यूट्रिशन के लिए उस ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल कर लिया जो कि उस क्लैरिफाइड वाटर में प्रेजेंट था। तो हमने इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी प्रोसेस के इस फर्स्ट पार्ट को, डाइजेशन। एयर इज पम्प्ड इनटू सीवेज दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग बैक्टीरिया एंड अदर टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। अब देखिए, हवा को पंप कराया जाता है इस पानी के अंदर ताकि ऑक्सीजन मिल सके उन बैक्टीरिया को, वो ऑक्सीजन यूज़ कर सकें और जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उस सीवेज के अंदर और वो ग्रो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर या जो भी सॉलिड सस्पेंडेड है उसके अंदर क्लैरिफाइड वाटर में उसको डिकम्पोज कर सकें, क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें। These microorganisms convert the remaining organic materials into heavier particles that settle down। अब क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हैवियर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे और वो हैवियर पार्टिकल एज़ यूजुअल ऊपर सेडिमेंटेशन की तरह ही बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। टर्शियरी प्रोसेस, दिस इज़ द फाइनल प्रोसेस बिफोर द वाटर इज़ डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। अब देखिए, वाटर किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे से वो रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, इस वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले जो प्रोसेस हम करते हैं वही टर्शियरी प्रोसेस। टर्शियरी ट्रीटमेंट इज़ यूज टू रिमूव फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब देखिए, विच कॉजेज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज़ बाय एडिंग केमिकल सच एज क्लोरीन। अब हमने ऊपर यूट्रोफिकेशन पढ़ा था, किस में पढ़ा था, पंपिंग, स्क्रीनिंग में या पंपिंग में यूट्रोफिकेशन पढ़ा था हमने। तो यूट्रोफिक एग्रीकल्चरल वेस्ट में तो क्या होता है, इस यूट्रोफिकेशन को ना हो, हम लोग टर्शियरी प्रोसेस में, इस प्रोसेस के अंदर जितना भी हम पानी वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इस टर्शियरी प्रोसेस की हेल्प से हम उसके अंदर जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं उसको रिमूव कर देते हैं। अब फॉस्फोरस नाइट्रोजन से ही एल्गा क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है और उसके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है। टर्शियरी ट्रीटमेंट से क्या हो जाता है, हम लोग रिमूव कर देते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को, जो कि यूट्रोफिकेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है यूट्रोफिकेशन में, एल्गा इस फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के यूज़ से एक्सेसिव ग्रोथ करने लगती है, फ्लोट करके ऊपर सरफेस पर आ जाती है और एक के बाद एक एल्गा आते आते एक ग्रीन हमें एक चादर सी नज़र आने लगती है, वो पूरी वाटर बॉडी पे फैलने लगती है। इसलिए जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स को सही से लाइट नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन भी पूरा वो एल्गा इस्तेमाल कर लेती है, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है इस वाटर बॉडी में और सारी जो भी लाइफ उसके अंदर पनप रही है वो डेड हो जाती है। तो इसलिए हम टर्शियरी प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिमूवल करते हैं जिससे यूट्रोफिकेशन को रोका जा सके, क्योंकि हमें सीवेज वाटर को वाटर बॉडी में डालना है। बाय एडिंग केमिकल सच एज क्लोरीन, अब अपन क्लोरीन डालने क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं इस पानी में, सेडिमेंटेशन सेकेंडरी प्रोसेस से जो पानी निकला उसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रिमूव आउट हो जाते हैं। वाटर इज also exposed to ultraviolet light in addition to chlorine as both destroy any remaining bacteria and disinfects the water। अब देखिए, जितने भी बैक्टीरिया पानी के अंदर प्रेजेंट है उन सब को क्या होता है, क्लोरीन को के ऐड करने के बाद वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्लोरीन उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लोरीन के उनके लिए सूटेबल नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसे अल्ट्रावायलेट रेस में भी एक्सपोज किया जाता है इस पानी को, ताकि जो भी रिमेनिंग बैक्टीरिया हो वो डिस्ट्रॉय हो सकें और पानी डिसइंफेक्ट हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन बनाने वाले बैक्टीरिया सारे जितने भी हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएं। द ट्रीटेड वाटर इज़ कंसिडर्ड सेफ टू बी रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज सच स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज, इरीगेशन एक्सेट्रा। अब देखिए, ये जो वाटर बॉडी था ये जो वाटर था ट्रीटेड वाटर है, अभी से हम ट्रीटेड वाटर ही कहेंगे क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको हमने सही करा। अब इन्हें हम वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ कर सकते हैं और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस पानी का यूज़ किया जा सकता है, इरिगेशन के लिए भी एक्सेट्रा। यूजेस ऑफ स्लज, चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम ये बाकी का चैप्टर हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।